तो आपने बीएसपी पार्टी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विचार बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े विधायकों को दरी बिछाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो हम जैसे नौजवानों को तो वो यूज एंड थ्रो वाली स्थिति रहती है। और आज भी आप अगर देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, चाहे आगरा जिला उठा लीजिए, जो भी विधायक हैं 50% विधायक ऐसे हैं, 50 क्या मैं तो कहूँगा 70% विधायक ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आज भारतीय जनता पार्टी में अपना जो है विधायक बने हुए हैं। वापस से वार्ड 27 में चलते हैं। वापस शिक्षा का क्या स्वरूप चल रहा है इस समय में? अगर हम बात करें तो वो सिर्फ जगनेर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और प्राइवेट स्कूलों की जो कालाबाजारी है वो गरीब को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सरकारें कोई भी आए, रोज स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपको करना है, आप उन प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दीजिए जो आम गरीब किसान और नौजवान के बच्चों को पढ़ने ना देने पर मजबूर कर रहे हुए हैं। आप ये देखिए, किताबें इतनी महंगी हैं, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक टेम्पू चलाने वाला आदमी किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? आपकी जातिवाद पर क्या सोच है? जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद आप जातिवाद को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुजन का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिस समय पे हम राजनीति करते हैं, राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी जाति के बंधन में ना बंधे, जो चुनाव का इच्छुक होता है, जो जनता की सेवा करना चाहता है। उसके लिए सर्व धर्म सर्व जातियाँ एक होती हैं। तो आपको क्या लगता है, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, वो आपको वोट क्यों देगी? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर शायद ही ऐसा कोई गांव रहा हो जहाँ मैं सुख में दुख में नहीं पहुँचा हूँ। मुझे अगर पता चला तो मैं तत्काल रूप से पहुँचता हूँ। बहुत से ऐसे मामले आए जहाँ पर वो इतने बेचारे परेशान हो गए कि उनका कोई गमी हो गई, कोई ख़त्म हो गया, उनको पोस्टमार्टम कराना था। भगवान ना करे कभी मुझसे ऐसी काम करवाएं, मुझे ऐसी किसी की मदद करनी पड़े, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए 2-2 दिन जब उनकी डेड बॉडियों को रख दिया जाता था, तो मेरे को अगर सूचना मिली तो मैं तत्काल जा कर के, चाहे मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी हो, चाहे अधिकारियों से लड़ाई लड़नी हो, मैंने तत्काल वहाँ जा करके उनके काम कराए। किसी के बच्चे खो गए, मैंने 1-1 साल मेहनत करके उनके बच्चे ढूंढवाए, चाहे उसमें मेरा पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ। मेरे लिए नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है। मैं जितनी लोगों की मदद करूंगा, भगवान उतनी मुझे तरक्की देने का काम करेगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसी पार्टी के साथ होने वाला है। लोगों को लगता है कि बीएसपी पार्टी अब रही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमारे काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, कुछ सपा पार्टी के समर्थक हैं, कुछ बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन आज के जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो बीएसपी के सपोर्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बीएसपी कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव बीएसपी पार्टी से लड़ने का क्या महत्व इनको मिलेगा और साथ ही साथ कैसे अपने कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। तो विकास जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी पृष्ठभूमि और शिक्षा क्या है? मेरी पृष्ठभूमि पूर्व में कुछ राजनीतिक नहीं रही। व्यापारिक परिवार से हूँ मैं। पिताजी के समय में भी व्यापार था, आज मैं भी व्यापार कर रहा हूँ। शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन रही है और ग्रेजुएशन के बाद मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए इस राजनीति में आया हूँ और इस राजनीति को बहुत ही बखूबी तरीके से हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में रह करके। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको अपना जो करियर है आगे का वो राजनीति में बनाना चाहिए? बहुत से वाक्य ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर कभी कभी प्रेरणा भी मिलती है और कभी कभी कुछ हादसे इस प्रकार के होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर जाते हैं जो हमारे पृष्ठभूमि से अलग है, जो हमारे नेचर के विपरीत है, लेकिन हमें कभी कभी समय के हिसाब से खुद को उसमें डालना पड़ता है। जिस तरह मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ, मेरे भाई का झगड़ा हुआ किसी से, उन लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। वो तो कुछ वहाँ के राह चलते लोगों ने उनकी जान बचाई। उसके बाद मैं दर दर भटका, एक एक थाने, एक एक चौकी पर मैं जा कर के उन लोगों के पास में गुहार लगाई कि जो पीड़ित हैं, हम लोग पीड़ित थे उस समय, हमने उनसे गुहार लगाई कि हमारी मदद की जाए। जो लोग हमें रोज धमकियाँ दे रहे हैं, मारने की, जान से धमकियाँ दे रहे हैं, फील्डिंग लगा रहे हैं, कभी घेर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मानिएगा कि हमारे इतने अच्छे टर्म्स होने के बाद में, अच्छी जगह लिंक होने के बाद में भी हम लोगों की सुनवाई बिल्कुल 0% रही। पुलिस ने 1% भी हम लोगों को नहीं सुना। तब उस दिन
जब शाम के समय पे 10 बजे हम लोग थाने से लौट कर के आए थक हार करके, जब हमने ये फैसला किया कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, तो रात में फिर ये दिमाग में आई चीज़ है कि जब हम जैसे लोगों के साथ ये होता है तो जो आम गरीब नौजवान और किसान हैं उनकी क्या स्थिति और परिस्थिति इस आगरा के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर होती होगी। तो उन चीज़ों से सीख लेकर के फिर धीरे धीरे हम राजनीति में एक्टिव हुए। हालांकि 2019 तक 2020 तक ज़्यादा सक्रिय राजनीति हमने नहीं करी, बस एक पार्टी के सिपाही बन करके एक नॉर्मली काम किया और उसी को धीरे धीरे कारवां हमने आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हम लोगों को देखते गए, पीड़ितों को, परेशानी जो हम लोगों ने लोगों की समझी, अंत में हमें यही समझ में आया है कि यहाँ जब तक नौजवान, जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक इस देश का, इस क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो आपने बीएसपी पार्टी को ही क्यों चुना? आजकल तो बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आप तो काफ़ी पुराने पैटर्न में चले गए बीएसपी को ज्वाइन करते हुए। आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से लगभग थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना नज़रिया, मैं पहले समाजवादी पार्टी में कार्य करता था। मैं विभिन्न पदों में रहा, मैं प्रदेश स्तर की राजनीति भी करी, मैंने जिले की भी राजनीति करी और निरंतर मैं लगातार आपके 2020 से लेकर के 2024 तक खेरागढ़ विधानसभा के अंदर जहां समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, वहाँ हमने रातों दिन काम करके हर गांव में अपनी टीम खड़ी करने का काम करा। तन मन और धन के साथ में हमने वहाँ अपनी जो हम 100% दे सकते थे हमने वो करा। वहाँ समाजवादी पार्टी को हमने बहुत आगे नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन उसके बाद भी जब जिम्मेदारी मिलने की बात आती थी, पद मिलने की बात आती थी, तो लिस्ट में तो नाम अच्छे रहते थे कि लिस्ट में हमारे नाम ऊपर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने हमेशा सिफारिशों को महत्वता दी। जिसके सैफई परिवार से संबंध है उनको आगे लेके आए, जो चापलूस थे उनको आगे लेके आए। फिर उसके बाद में जो फ्रंटलों के जितने अध्यक्ष बैठे थे वो बिना पैसे के आपको सचिव भी नहीं बना। जब मेरी जिलाध्यक्ष की बात चली कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जाए, लोगों ने डिमांड करी कि मैं 4 साल से पूरे आगरा जिले के अंदर, अगर आप सक्रिय लोगों की लिस्ट उठा करके देखेंगे, सर्वे करके देखेंगे, तो उसमें नाम विकास परमार का मिलेगा। आपको सबसे टॉप पर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने 4 साल अपना घर सब कुछ छोड़ दिया था, मैं महीने के अंदर 20 से 25 दिन क्षेत्र में रहता था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेहनत भी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ हम कर रहे हैं और मलाई चापलूस लोग खा जा रहे हैं, जिनके जिलाध्यक्ष से संबंध है वो खा रहे हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष से संबंध है वो खा रहे हैं, जिन पे पैसा है वो खा रहे हैं, तो कुल मिला के समझ में आए कि समाजवादी पार्टी कॉरपोरेट घराना चलाने वाली पार्टी है। फिर कुछ समय बाद जब हमारे क्षेत्र के लोगों से बात हुई, हमारे शुभचिंतकों से बात हुई, तो उन लोगों ने हमें समझाया कि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं, आपका भविष्य, उज्ज्वल भविष्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विचार बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े विधायकों को दरी बिछाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो हम जैसे नौजवानों को तो वो यूज़ एंड थ्रो वाली स्थिति रहती है। और आज भी आप अगर देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, चाहे आगरा जिला उठा लीजिए, जो भी विधायक हैं 50% विधायक ऐसे हैं, 50 क्या मैं तो कहूँगा 70% विधायक ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आज भारतीय जनता पार्टी में अपना जो है विधायक बने हुए हैं। आप इस बात को समझिएगा कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक कैडर है और अनुशासन वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही नेता बनाने की फैक्ट्री कही गई है और ये हकीकत भी है। चाहे आज उप मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, वो भी बहुजन समाज पार्टी के किसी समय पे कद्दावर नेता रहे, चाहे आप आगरा में कैबिनेट मंत्री रहे उनको देख लीजिए, चाहे हमारे क्षेत्र का विधायक देख लीजिए, चाहे एतमादपुर के विधायक को देख लीजिए, तमाम ऐसे लोग रहे जो बहुजन समाज पार्टी ने उनको नेता बनाने का काम किया। तो जैसा कि आपने बताया कि वार्ड 27 से आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वार्ड 27 की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी मैं जो समस्या मानता हूँ वो पानी की है। एक केंद्र सरकार के द्वारा गंगा जल परियोजना चलाई गई जो पूरी तरह से विफल हो गई। उसको वो एक तरीके से आप मान के चलो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उसका एक मोटिव था कि वो गांव-गांव घर-घर पानी पहुंचे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए हमारी जो माताएं बहनें हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ 5-5 किलोमीटर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। हमारे गांव की स्थिति ये है कि जो बहन बेटियां कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, ईंधन भी अगर उनके चूल्हे पे आ जाता था तब वो रोटियां बनाती थी। लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति ये है कि हमारे गाँव की बेटियाँ, हमारे गाँव की बहनें जो है साइकिलों पर पानी ढोने को मजबूर हो गई। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जल जीवन की है। अगर हमें जल सही मिलेगा, जो समय पे
हमारे यहाँ पे पानी है उसमें फ्लोराइड बहुत, TDS बहुत है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी आती है, हाथ पैरों में दर्द, घुटने दर्द, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए यही रहेगा कि अगर मेरे क्षेत्र की जनता मुझे प्यार देती है, स्नेह देती है, वैसे मुझे मेरे क्षेत्र की जनता अपने बेटे की तरह मानती है और मेरा सर्व समाज में, सर्व जातियों में उठना बैठना है, मेरे अपने लोग हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है पानी का। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं अपने क्षेत्र का समझता हूँ वो है हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन का। आज आप ये स्थिति मान के चलिएगा, हमारी ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ा गांव है सरेंदी। सरेंदी गांव के अंदर लगभग आबादी है 10,000 और उस 10,000 आबादी के अंदर मात्र पेंशन आती है 120 और 130। ये बहुत शर्मनाक बात है। वहाँ के अधिकारी टोटल भ्रष्ट हो चुके हैं, वहाँ के नेता अपने मतलब साधने के लिए गरीबों की बलि चढ़ाना सही समझते हैं। तो मेरी जो दूसरी लड़ाई, बीच में हम लोगों ने काम भी किया पेंशन के ऊपर, हमने सरेंदी में कैंप लगाया, जितने लोगों के हम पे फॉर्म आए लगभग हमने 90% लोगों की पेंशन शुरू कराने का काम करा। लेकिन कुछ अधिकारियों के दबाव में आकर के, कुछ चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह से उनकी आय प्रमाण पत्र वगैरह बनने थे, वो तो दलाली मांगते, पैसा मांगते, गरीब आदमी दे नहीं पाता था, किसी के कागज़ पूरे नहीं, तो इस वजह से उस कारवा को रोकना पड़ा। और निश्चित रूप से जिस समय हम जीत करके आगरा के सबसे बड़े सदन में, आगरा की सबसे बड़ी पंचायत में हम जब बैठने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस मुद्दे को उठा करके क्षेत्र में हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, ज़रूरी नहीं है वार्ड नंबर 27, चाहे 27 हो, चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, हमें जहाँ की भी समस्या मिलेगी हम उसको हल कराने का काम करें। अगर आप वार्ड 27 में जीतते हैं तो अपने वार्ड में ऐसा क्या करेंगे कि वहाँ का युवा बेरोज़गारी से जूझ रहा है तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए? देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव जीतने के बाद में ज़्यादातर लोग अपने घर बैठ जाते हैं और मैं निरंतर 5 साल से अपने युवाओं के बीच में, अपने बुज़ुर्गों के बीच में निरंतर रहा हूँ। मैंने उनकी समस्याओं को बहुत गहराई से समझा है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ का युवा जो है वो पलायन करने पे मजबूर हो गया है, उनको वहाँ नौकरी नहीं है। खीरागढ़ विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है और इसका मुख्य कारण है कि हम राजस्थान के बॉर्डर से लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पत्थर गई एक काम था, वो भी इस सरकार में बंद हो गया। जो वहाँ के कुछ लोग हैं वो दलाली करके उस काम को कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए वहाँ बिल्कुल रोज़गार नहीं है। हम चुनाव जीतने के बाद में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी बने, हम उनके माध्यम से वहाँ रोज़गार की व्यवस्था कराने का एक सफल प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी होता है तो हम धरना देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमको लाठी खानी पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े, हम हर चीज़ से तैयार हैं। लेकिन इस देश में अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको 2 लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, एक जवान को और एक किसान को। आज स्थिति ये है कि दोनों ही दयनीय स्थिति में है। तो हम अपने नौजवानों के लिए बिल्कुल एकदम से तैयार बैठे होंगे। जिस समय हम जिला पंचायत में पहुंचेंगे, आगरा की सबसे बड़ी पंचायत में जब हम अपनी बात रखेंगे, तो हम इस बात को भी उसको पटल पे लेके आने का काम करेंगे कि हमारे नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करी जाए। अगर आप रोजगार की व्यवस्था नहीं करते तो आगामी चुनावों में फिर उसी हिसाब से पार्टियों को जवाब दिए जाएंगे। तो आज के समय में गाँव के अंदर भी जो CHC बना रहता है, स्वास्थ्य विभाग का एक ऑफिस, वहाँ की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। तो आप अगर जीत जाते हैं तो उनमें क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में इसमें हर पार्टी के बंदे को, हर पार्टी के व्यक्ति को अपना पार्टी का हित ना सोचते हुए एक जनहित के अंदर कार्य करना चाहिए। और हम जिस समय चुनाव जीत करके जाएंगे, मैंने आपको बताया ना, बहुत सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। अगर कोई ये सोचे कि हमें घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाए तो वो नहीं है। हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं उन्हें चुना ही इसलिए जाता है कि वो लोग हमारी समस्याओं का समाधान कराने में हमसे आगे रहें। गांव के लोगों को नहीं पता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि मुझे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी सुविधाएं हमें कैसे मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा दयनीय है और इतनी ज़्यादा दयनीय है कि आप ये मान लीजिए कि कई मेरे अपने ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, जो मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर थे, जो मुझे रात को 12-12 बजे फ़ोन करके मुझे ये बताते थे कि विकास जी आपको ऐसे ऐसे ये करना है और इस गांव में आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट होगी। वो लोग कभी एक्सीडेंट उनका जगनेर के अंदर हो गया, उनको जगनेर में उपचार नहीं मिल पाया, उनको आगरा के लिए रेफ़र किया गया और वो आते आते कागरौल पे ख़त्म हो गए।
तो जब कोई अपना जाता है तो क्या दुख होता है, ये मैं बहुत बखूबी जानता हूँ। तो इसके लिए हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ जगनेर की या किसी गांव की समस्या नहीं है, पूरी विधानसभा में यही समस्या है। तमाम ऐसे किस्से हुए। अभी कुछ समय पहले लास्ट ईयर एक मामला आया कि एक एक्सीडेंट हुआ बिलावली मोड़ के ऊपर। वो गुर्जर समाज के लोग थे। जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो जो आदमी था वो अपनी पुत्र वधू को लेकर के दिखाने ले जा रहे थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। उनका एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आया गया। वहाँ पर आदमी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब तक हमें सूचना पड़ी, हम वहाँ पहुँचे आधे घंटे बाद, महिला में जान थी, महिला की सांसें चल रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वहाँ उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। हमने उनको बोला आप इन्हें हमारी गाड़ी में भेज दीजिए, बस आप उसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए, हम इनको आगरा तक ले जाएंगे, हम इनको बचाने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल लापरवाही करी, जिससे एक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। एक जो उस बेटी का ससुर था, एक जो वो पुत्रवधू थी, तीसरा उसके पेट में पल रहा वो बच्चा। 3 लोगों की मौत हुई। जब उस 3 लोगों की मौत हुई तो वो झंझोर के रखने वाली स्थिति और परिस्थिति सामने आई। एसडीएम आए, एसीपी आए, लेकिन किसी ने भी उन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि अगर जो भी हमसे बन पाएगा, हम अपनी तरफ से 1000% उसको कोशिश करेंगे, उसको अच्छा कराने की कोशिश करेंगे, धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी बीएसपी की जो विचारधारा है वो क्या है? केवल दलित लोगों के लिए ही काम करना है या सभी के साथ मिलकर काम करना है? नहीं, अब जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 के मिशन को लेकर के बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। उनका इस बार संकल्प है कि उनको सरकार बनानी है। उनका संकल्प है कि युवाओं को हमें रोजगार देना है। उनका संकल्प है कि हमें युवाओं को हिस्सेदारी देनी है। निश्चित रूप से आप इस बात को मान लीजिए कि 2027 के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक नई पार्टी उभर करके और अपने पुराने कैडर के रूप में आने का काम करेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तब आप खुद ही देखिएगा कि सर्व समाज को सम्मान मिलने का काम करेगा, सर्व समाज को साथ लेकर के बहन जी चलने का काम करें। मैं भी कुछ समय पहले जब बहन जी से मिल करके आया तो बहन जी का एक कहना था कि आप अपने समाज में जा कर के कहो, उनको समझाओ कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को पुराना जैसा सम्मान देने के लिए। लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हृदय इतना बड़ा है कि वह आज भी सर्व समाज को अपने अंदर समायोजित करने के लिए तैयार बैठी। तो अभी क्या लगता है, मतलब जो बीएसपी की जो चुनावी प्रक्रिया है उन पे काम किस प्रकार से आप करेंगे और जो आपके सपोर्टर हैं वो करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का काम शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी बहुत निम्न स्तर से, बूथ स्तर से अपने कामों में लगी हुई। और मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन कार्यकर्ताओं को जो सरकार के आज करीब मैं समझता हूँ कि 12, 3, 13, 14 साल हो गए सरकार को गए हुए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन धन्य ऐसे कार्यकर्ता जो आज भी बूथ पे डंडा और झंडा उठा करके बिल्कुल मजबूती से बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं। और जिस तेजी से कोऑर्डिनेटर, जिस तेजी से जिलाध्यक्ष, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और जिस तरीके से सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप निश्चित इस बार मानिएगा कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी पुनः इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रदेश एक नई प्रगति को छूने का काम करेंगे। तो अभी बीते दिनों एक बात उठी थी कि वो गेस्ट हाउस हत्याकांड हुआ था, जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, बिल्कुल है उसके बारे में जानकारी। गेस्ट हाउस कांड के अंदर समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी व उनके समर्थकों पर हमला करा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी एक विचारधारा है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी की विचारधाराओं को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। वो सर्वजन को साथ में लेकर के सम्मान देने का काम कर रही हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी भरपूर सम्मान देने का काम कर रही थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। जो चीज़ें समाजवादी गुंडों को हजम नहीं हो पा रही थी, उनको ये लगता था कि अगर ये आगे बढ़ेंगी तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, हमारी पार्टी खतरे में आ जाएगी। इसलिए उन्होंने वो गेस्ट हाउस कांड किया, उनको जान से मारने की कोशिश करी। लेकिन धन्य है, हमेशा धर्म की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, देश हित की बात हो, ब्राह्मण समाज हमेशा आगे आया। और जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपने ऊपर
सारी अलाओं और बलाओं को लेते हुए जिस तरह से छाती चौड़ी करके उनका सामना किया, तो समाजवादी गुंडों के भी पसीने छूट गए थे और उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहन जी दलितों के लिए करती हैं। आज भी बहुत से ऐसे समाज हैं जो बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा आदरणीय सतीश मिश्रा जी भी आज बहन जी की परछाई बन करके काम कर रहे हैं। और आप इस बात को मानिएगा कि इस बार 2027 के चुनाव में आपको सर्व समाज बहन जी के साथ दिखाई देगा। और निश्चित रूप से हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज भी आदरणीय बहन जी को पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए थे। वापस से वार्ड 27 में चलते हैं। वापस शिक्षा का क्या स्वरूप चल रहा है इस समय में? कैसे वहाँ के जो गांव जो व्यक्ति हैं कैसे उसको देख पा रहे हैं, उनको शिक्षा मिल भी पा रही है, या जो वहाँ के बच्चे उनके सपने आज भी अधूरे ही हैं? देखिए, शिक्षा का अगर हम बात करें तो वो सिर्फ जगनेर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और प्राइवेट स्कूलों की जो कालाबाजारी है वो गरीब को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सरकारें कोई भी आए, आप ये देखिए जिस समय बहन जी की सरकार थी उस समय पर शिक्षा की स्तर क्या था और आज स्तर क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। रोज स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपको करना है आप उन प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दीजिए जो आम गरीब किसान और नौजवान के बच्चों को पढ़ने न देने पे मजबूर कर रहे हुए हैं। आप ये देखिए किताबें इतनी महंगी हैं, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक टेम्पू चलाने वाला आदमी किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? जो महीने का 10,000 कमाता है वो कैसे 5,000 रुपये महीना प्राइवेट स्कूलों में दे पाएगा? सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि टीचर आकर के अपने मोबाइल चलाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। उनकी मिड डे मील आती है उस तक में धांधली करने का काम करते हैं। मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये विकास जिस समय आगरा की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम करेगा, हम इस मुद्दे को इस लेवल पे ले जाएंगे कि सरकार को अपने घुटनों पे आना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना। आपकी अभी तक किन किन लोगों ने मदद करी है इस लाइन में आपको आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि विकास ये काम करो, विकास बेटा ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ऐसे मत करना? यूँ तो चेहरे बहुत हैं और मेरा मानना है कि उनका नाम लेना इसलिए भी ठीक नहीं है कि वो मेरे पीछे एक बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। कई शख्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे, अगर मुझे 12 बजे भी ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह मेरा समर्थन किया। मैं कभी उदास हो जाता हूँ, कभी कभी लगता है कि राजनीति बहुत पैसे वाले लोगों के लिए है, तब उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। एक शख्स ऐसा भी है जिसने अभी 2 साल पहले मेरा बहुत बुरा दौर आया, मतलब इतना बुरा दौर था कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि राजनीति को छोड़ देना चाहिए। ये दलाली की जो भेंट चढ़ी हुई है, हम उनमें से हैं नहीं, तो हमको राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। तब उसने मेरा कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, तन से, मन से, धन से, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट किया। मैं अपने क्षेत्र के बुज़ुर्गों को भी, मैं क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं, तो जो मेरे क्षेत्र के बुज़ुर्ग हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा स्नेह मुझे वहाँ जा कर के मेरी माँओं से मिलता है, मेरी बहनों से मिलता है। मैं एक माँ को घर छोड़ के जाता हूँ तो मुझे 100 माएँ वहाँ मिल जाती हैं प्यार करने के लिए, अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आजीवन अपने हृदय में बसा करके रखूँगा और जिसने मेरी मदद करी मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके कभी एक छोटे से भी काम आ जाऊँ तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत धन्य हूँ जिस हिसाब से उन लोगों ने मेरे लिए किया है। अभी वार्ड 27 से कुछ लोग आपको रोकने भी आएंगे कि आप चुनाव मत लड़िए, कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी विपक्षी दल के द्वारा कि आप चुनाव मत लड़ो या राजनीति छोड़ दो, तब आप क्या करेंगे? मेरे साथ रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। अच्छा, मुझे रोज धमकियां दी जाती हैं, कोई जान से मारने की धमकी देता है, कोई बोलता है तुम क्षेत्र में आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, कोई बोलता है कि हम तुम्हें राजनीति नहीं करने देंगे, झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन मैं बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आप अपने कर्म पे फोकस करो। आपके जो कर्म है ना वो ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। मेरे कहने से या किसी के कहने से चरित्र किसी का नहीं जाता, मेरे कहने से या किसी के कहने से किसी की राजनीति नहीं जाती। जब ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिया, जब ऊपर वाले ने मुझे मेरे अच्छे लोगों से मिलवाया, तो ये जो छोटे लोग हैं, जो छोटे तबके के सोच करके आते हैं, मेरा मानना है कि लाइन को हमेशा लंबी खींचो। किसी की लाइन मिटाने से आप आगे नहीं बढ़ते। आप आगे बढ़ते हो जब आप कर्म अच्छे करते हो। आप मेरे से अच्छे काम करो, लोग आपको पसंद करेंगे। सही बात है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी नीयत सही है, आपकी विचारधारा सही है,
तो जनता आपसे अपने आप जुड़ेगी, आपको अपना मानेगी। तो आपको क्या लगता है वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, वो आपको वोट क्यों देगी? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर शायद ही ऐसा कोई गांव रहा हो जहां मैं सुख में दुख में नहीं पहुंचा हूं। मुझे अगर पता चला तो मैं तत्काल रूप से पहुंचता हूं। बहुत से ऐसे मामले आए जहां पर वो इतने बेचारे परेशान हो गए कि उनका कोई गमी हो गई, कोई ख़त्म हो गया, उनको पोस्टमार्टम कराना था। भगवान ना करे कभी मुझसे ऐसी काम करवाएं, मुझे ऐसी किसी की मदद करनी पड़े, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए 2-2 दिन जब उनकी डेड बॉडियों को रख दिया जाता था, तो मेरे को अगर सूचना मिली तो मैं तत्काल जा कर के, चाहे मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी हो, चाहे अधिकारियों से लड़ाई लड़नी हो, मैंने तत्काल वहाँ जा कर के उनके काम कराए। किसी के बच्चे खो गए, मैंने 1-1 साल मेहनत करके उनके बच्चे ढूंढवाए, चाहे उसमें मेरा पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ। मेरे लिए नर सेवा नारायण सेवा के बराबर है। मैं जितनी लोगों की मदद करूंगा, भगवान उतनी मुझे तरक्की देने का काम करेगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं तब भी आपकी सेवा करने का काम करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं तब भी निरंतर जिस तरह से करता आ रहा हूँ उसी तरह से आपकी सेवा करने का काम करूँगा। तो चुनाव जीतने के बाद आप और नेताओं की तरह गायब हो जाएंगे, अपने क्षेत्र में रहकर विकास का काम करेंगे? मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर ने इस मुल्क पे राज किया, शासन किया। सिकंदर जो था, उसकी तिजोरियों की चाबियाँ ना 41 ऊँटों पे लद के आती थी। 41 ऊँटों पे सिर्फ तिजोरियों की चाबी ही चाबी आती थी। जब सिकंदर मरा तो मरने से पूर्व उसने ये कहा अपने लोगों से कि मैं जब मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों करना है? तो उसने बोला कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। मैंने धन पाने के लिए, राज पाने के लिए लोगों के खिलाफ बहुत लूट खसूट करी, बहुत अत्याचार करे। तो जब सिकंदर की कब्र खुदी, जब सिकंदर की कब्र बनी, तो उसके ऊपर लिखा गया कि बड़े रंगीन ख्वाब थे, बड़े ऊंचे ख्वाब थे आपके, बड़े रंगीन ख्वाब थे, बड़े ऊंचे मिजाज थे, पूरे मुल्क के माली थे। जब सिकंदर गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो राजनीति करने का माध्यम ये नहीं है कि आप पैसा अर्जित करने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति एक सेवा भाव है। अगर आप सेवा के रूप में उसको लेंगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं जाने का सोचेगा नहीं। और मेरी अभी नई उम्र है, मुझे बहुत लंबी राजनीति करनी है। अगर जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया तो मैं आगे विधानसभा का भी सोच सकता हूँ, आगे लोकसभा का भी सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे लोगों के हृदय में बसना पड़ेगा। और हृदय में बसने का सिर्फ एक ही कारण है और एक ही वजह है कि अगर आप जनता के बीच में निरंतर रहें, चाहे आप चुनाव जीतें और चाहे ना जीतें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। मेरी जो कार्यशैली है, मेरी जो विचारधारा है, वो हमेशा एक सी रहेगी। किसानों को आप कैसे देखते हैं? मतलब किसान केवल इसलिए ही होता है गेहूं को उगाया और शहर में बेच दिया नॉर्मल? देखिए, किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। किसान का बेटा शरहद पे मरने का काम करता है और किसान जो है वो खेत में मरने का काम करता है। अगर 1 साल के लिए किसान अपने घर बैठ जाए तो ये देश भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। किसानों के लिए कोई नहीं सोचता। किसान जो कौम है, किसान की एक अपनी कौम होती है, किसान की जाति नहीं होती, किसान सिर्फ किसान होता है। किसान को आप देखिए, जब धान बोता है तो पानी में अपने आप को रखना पड़ता है उसको, वहाँ पे उसको सांप भी काट जाता है, वहाँ पे उसको बिच्छू भी काट जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो इस देश का पेट भरने का काम करता है। किसान को आप देखिए कि भरी ठंड में, दिसंबर जनवरी वाली ठंड में अपनी फसल की रखवाली करने के लिए, इस देश को भूखा ना मरे, अपना परिवार पाल सके, अपना पालन पोषण कर सके, उसके लिए भरी ठंड में लालटेन लेके रात भर गैयाओं को और सांडों को भगाने का काम करता है। तो किसान के लिए हमारी विचारधारा ये है कि किसान एक भगवान का रूप है, वो अन्नदाता है। और आने वाले समय में जिस समय मौका मिलेगा, समय आएगा और बिहारी जी का हम पे आशीर्वाद अगर पूर्ण रूप से रहेगा, तो हम किसानों की समस्याओं को सर्वप्रथम समाप्त कराने का काम करेंगे। और उन जो गाय, आज गाय और किसान दोनों ही एक से हुए, दोनों ही बेघर हो गए। किसान खेत पे अपना घर छोड़ करके पड़ा रहता है, गाय आसरा ढूंढने के लिए गली गली घूमती है। तो हम दोनों के लिए काम करेंगे, गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर तरीके से सक्षम। ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पूरे आगरा जिले में अगर सबसे ज़्यादा मैं कहीं मानता हूँ तो खेरागढ़ विधानसभा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जितना भ्रष्टाचार है, आप विश्वास करेंगे कि वहाँ ना जिंदा का छोड़ते हैं ना मरेगा छोड़ते हैं।
किसी महिला का अगर पति अल्पायु में ख़त्म हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अंतर्गत 30,000 रुपये देने का काम सरकार करती है। वहाँ का दलाल उसमें भी 5,000 रुपये दलाली खाने का काम करता है। किसी गरीब बहन बेटी की शादी होती है तो वो लोग को सरकार द्वारा 45,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का उसको सामान मिलता है। उसमें भी 5,000 रुपये दलाल खाने का काम करते हैं। जब से हम वहाँ काम कर रहे हैं, हमने लोगों के पास जिन लोगों की हमें समस्या सुनाई दी, हमने उन दलालों की बोरिया बिस्तरा बंद करा दिए। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में पावर नहीं है। थाने में दलाली चलती है, अगर कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उससे 5-5 हज़ार रुपये ले लेती है। वो गरीब आदमी 5,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? वो कर्ज लेकर के आता है, पूरा साल उसके लिए ब्याज देता है, तब उसको मूल देना पड़ता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की तो इतनी चीज़ें कि हम जितनी गिना दें उतनी कम। आपकी जातिवाद पर क्या सोच है? जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद आप जातिवाद को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुजन का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिस समय पे हम राजनीति करते हैं, राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी जाति के बंधन में ना बंधे। अगर किसी को जातिवाद की राजनीति करनी है तो समाज की नीति करे, सामाजिक कार्य को करे, वो आदमी कर सकता है। लेकिन राजनेता जो होता है, जो चुनाव का इच्छुक होता है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसके लिए सर्वधर्म सर्व जातियाँ एक होती हैं। मेरे लिए मेरे क्षेत्र के रहने वाले लोधी हों, कुशवाहा हों, बघेल हों, प्रजापति हों, नाई हो, खटीक, बाल्मीक, धोबी, बंजारे, नाथ, गुसाई और अपने गौड़, ये सर्व समाज मेरे लिए मेरे देवतुल्य हैं और मेरे लिए मेरे परिवार जैसे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परमार वंश में जो है मुझे जन्म मिला। लेकिन क्षत्रियों का असली मतलब वही होता है कि जिसकी छत्र छाया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो मैं कभी भी इस जातिवाद में ना आकर के मैं क्षत्रिय रहना पसंद करूंगा कि मेरे पास अगर कोई आया, अगर मैंने उसकी समस्या का समाधान करा दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा है। और मैं इसी को मानता हूं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर। जैसा कि आपसे बात करने के बाद पता चला कि आप बीएसपी पार्टी को ही ज़्यादा देखते हैं, तो आपका राजनीति में रोल मॉडल कौन है? किसको देख के आपने पहचाना कि मैं राजनीति कर सकता हूँ, ये आगे करूँगा? मैं किसी नेता को रोल मॉडल नहीं मानता। मेरी निगाह में रोल मॉडल मेरे क्षेत्र का नौजवान और किसान है। मैं रोज़ उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। 100 परेशानियों के बाद में भी किसान अपनी खेती करना नहीं छोड़ता। 100 बार रिजेक्ट होने के बाद में मेरा नौजवान भर्ती देखना नहीं छोड़ता। इनसे बड़े मुझे रोल मॉडल कहाँ मिलेंगे? मेरे लिए रोल मॉडल मेरा नौजवान है, जो मुझे रोज़ सिखाता है कि सुबह 4 बजे उठता है, अपने शरीर को तैयार करता है, पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो निराश नहीं होता है। वो फिर अगली सुबह उठता है, फिर सुबह 4 बजे जा कर के शरीर को तैयार करता है अगली बार के लिए। दूसरी बार भी उसका जब नहीं होता, वो लगातार निरंतर रूप से मेहनत करता रहता है इस देश की सर्वोच्च सेना को अपना बलिदान देने के लिए। इनसे बड़े रोल मॉडल कहाँ मिलेंगे? रही बात किसानों की, किसान इस देश का अन्नदाता था, है और आजीवन रहेगा। वो 100 परेशानियां झेलता है, 100 दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी किसानी को नहीं छोड़ता। हम कभी अक्सर उनसे ऐसी मजाक में बोल भी देते हैं कि जब किसान खेती में क्या रखा है, कुछ नहीं है। तो उनका एक ही कहना होता है कि बेटा अगर हम खेती छोड़ देंगे तो हम तुम जैसे हमारे प्यारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम खेती करते। तो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरा किसान और मेरा नौजवान है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और लगा कि कहीं ना कहीं आज भी बीएसपी अपने मुद्दों पर खड़ी हुई है, और साथ के साथ आप जैसे युवा जो है बीएसपी पार्टी का साथ लेके कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विदा लेते हैं आपसे, वापस नए मिलेंगे। जब तक आप हो सकता है चुनाव जीत जाएं अपने क्षेत्र से। नहीं, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुला करके अनंत की बात में अपनी बात रखने का जो मौका दिया। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बिहारी जी से आपके लिए दुआ करूंगा कि आपका चैनल आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में नंबर 1 चैनल बनने का काम करे। जिस तरह से आप लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचा करके हमारे मन की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।